हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे जो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। लगभग 53 सेट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर रहे थे और साइंस का सेक्शन पढ़ रहे थे। साइंस के सेक्शन में हम लोग 2 वीडियो में 3 चैप्टर देख चुके हैं और आज हम लोग उसके आगे के चैप्टर्स को देखेंगे और उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग ने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति को देख लिया था और आज हमें यहाँ से देखना है। क्वेश्चन नंबर 43 तक कर चुके हैं। पदार्थ के गुण, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, यहाँ से हम लोगों को अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने दिया? न्यूटन, डाल्टन, केपलर या आर्किमिडीज़। तो देखिए, जल स्थानांतरण के सिद्धांत को दिया था किसने? आर्किमिडीज़ ने दिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब देखिए, जल स्थानांतरण का सिद्धांत क्या था जो आर्किमिडीज़ ने दिया था। अब देखिए, इनके सिद्धांत को जानने से पहले एक हमें पॉइंट क्लियर करना होगा कि व्हाट इज़ बायोन्स फोर्स। बायोन्स फोर्स क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी वाटर में इमर्ज है, जैसे हमने बना दिया ये ऑब्जेक्ट हमारा वाटर में इमर्ज है, फुली इमर्ज है। अब देखिए, जब कोई चीज़ वाटर में इमर्ज होती है तो उसका ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई चीज़ जो है वाटर में इमर्ज होती है तो उसका वेट क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसके ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स काम कर रहा होता है जो बायोन्स फोर्स होता है। और ये फ़ोर्स किसके इक्वल होता है? ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बायोन्स फोर्स इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट ये पानी में डूब पाया है, पानी में इमर्ज हो पाया है, तो इसने जितना इसका वेट है, अपने वेट के बराबर इसने क्या किया होगा? वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, तभी तो ये जगह बना पाया अंदर डूबने के लिए। तो जब कोई चीज़ वाटर में इमर्ज होती है तो उसमें नीचे की तरफ क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ऊपर की तरफ क्या लगता है? बायोन्स फोर्स लगता है। तो ये बायोन्स फोर्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। यानी कि हम कह सकते हैं बायोन्स फोर्स क्या होता है? व्हेन बॉडी इज़ इमर्ज इन अ फ्लूइड, अगर कोई बॉडी फ्लूइड में इमर्ज है तो देयर इज़ अ अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होता है। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ बॉडी रिड्यूस, और जो ऊपर की तरफ बायोन्स फोर्स लग रहा है उसके कारण क्या होता है? बॉडी का वेट कम हो जाता है और दिस इज़ कॉल्ड बायोंसी, या हम इसको बोल सकते हैं बायोन्स फोर्स। अब आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या था? आर्किमिडीज़ सिद्धांत यही था कि बायोन्स फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड, अगर कोई बॉडी जो है वो फ्लूइड में इमर्ज है तो उसका जो बायोन्स फोर्स है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द बॉडी। यही था आर्किमिडीज़ का सिद्धांत कि अगर कोई बायोन्स फोर्स मतलब कि किसी इमर्ज बॉडी में बायोन्स फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो इक्वल होगा वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लूइड। मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसके भार के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज़ का सिद्धांत था। अब इसमें 3 कंडीशन बनती हैं कि कब बॉडी फ्लोट करती है यानी तैरती है, कब बॉडी सिंक करती है और कब बॉडी सस्पेंड करती है यानी अटकी रहती है, और कब डूब जाती है। तो वो 3 कंडीशन भी देख लेते हैं। अब ये 3 कंडीशन बनती हैं आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। क्या है? 3 कंडीशन फॉर बॉडी टू फ्लोट और सिंक और सस्पेंड इन अ लिक्विड। यानी कब फ्लोट करेगी, कब डूब जाएगी और कब अटकी रहेगी। तो देखिए, अगर बायोन्स फोर्स वो वेट के बराबर होगा तो वो फ्लोट करेगी या स्टेशनरी रहेगी, फ्लोट करेगी और स्टेशनरी रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर हम कहें हाँ, और एक कंडीशन और बनती है कि डेंसिटी बॉडी की अगर कम होगी लिक्विड की डेंसिटी से तो वो फ्लोट करेगी। यानी यहाँ पे क्या है? लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, बॉडी की डेंसिटी कम है, तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉडी डूब नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी? सरफेस पे फ्लोट करेगी। और एक कंडीशन ये हो गई कि डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा है, बॉडी की डेंसिटी कम है, तो इसलिए फ्लोट कर रही है।
और एक कंडीशन ये है कि जो बायोंस फोर्स है वो इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसके बराबर है, तो इसलिए वो फ्लोट कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई चीज़ डूब गई है, सिंक कर रही है यानी डूब रही है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड के मतलब कि जितना लिक्विड उसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया है उसकी डेंसिटी से ज़्यादा है, तभी तो वो डूब पाई है। तो ये देखिए डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन है लिक्विड डेंसिटी की, वो मतलब कि वो लिक्विड डेंसिटी जो डिस्प्लेस की गई है, तो यानी कि यहाँ पे इसलिए डूब गई क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। या फिर जो बायोंस फोर्स है वो कम है वेट से, बायोंस फोर्स कम है वेट से, इसलिए वो सिंक हुई। तीसरी कंडीशन ये है कि कब वो सस्पेंड रहती है यानी अटकी रहती है, ना तो वो पूरी तरह से डूबी रहती है और ना ही पूरी तरह से वो फ्लोट कर रही होती है। तो वो कंडीशन तब होती है जब वाटर की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इक्वल हो, तो वो क्या होगा, वो सस्पेंड पोजीशन पे रहेगी। और एक कंडीशन ये है इसी में कि बायोंस फोर्स जो है वो ज़्यादा है वेट से, इसलिए सस्पेंड हो रही है। तो ये 3 कंडीशन से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ज़्यादातर ये डेंसिटी वाला रहता है। ये तो बहुत इजी है कि देखिए फ्लोट कर रही यानी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। डूब गई यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की कम है। फ्लोट कर रही है यानी कि दोनों की डेंसिटी बराबर है, तो ना डूब पाई है और ना फ्लोट कर रही है, सस्पेंड पोजीशन पे है। तो ये 3 कंडीशन थी। तो इतना कुछ था आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पे, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग ने जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी मैंने बताया है ये फ्लोट वाला कंडीशन, सिंक वाला कंडीशन, सस्पेंड वाला कंडीशन, ये सब बायोंस फोर्स से निकल के आता है और ये आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए अगर मैं कहूँ लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, अगर वो डूब जाती है यानी डेंसिटी ऑफ मतलब इसकी गोली की जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा रही होगी तभी डूब गई। और जहाज़ जो है वो पानी पर तैरता रहता है, तो जहाज़ का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो जहाज़ होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए पानी की डेंसिटी से, तो वो डूब नहीं पाएगी। तो इसमें ये भी आपको रीज़न पता चल गया, क्योंकि गोली की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है, तो वो डूब गई। लेकिन जहाज़ की डेंसिटी कम है और उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये डूब नहीं पाती है। तो इस तरह से हम लोग ने देख लिए ये जो पदार्थ के गुण और आर्किमिडीज सिद्धांत से आए हुए क्वेश्चंस थे। तो ये 2 क्वेश्चन से आप काफ़ी कुछ सीख गए हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद इन्होंने एक नया चैप्टर शुरू किया है, यानी आर्किमिडीज़ के सिद्धांत से यही अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने ये भी यही 2 क्वेश्चन पूछे हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर तरंग और ध्वनि से, वेव और साउंड से। तो इससे बहुत क्वेश्चन ये इन्होंने पूछा है, तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि एक ध्वनि का तरंग का वेग जो है वो 700 मीटर पर सेकंड है। वेग का मतलब वेलोसिटी, और वो है 700 मीटर पर सेकंड। तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो है 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे है मीटर में, यहाँ पे है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम कर लेंगे मीटर में। तो मीटर में करने के लिए 35/100 करेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.35 मीटर। तो वेवलेंथ हो गया। अब इन्होंने कहा तरंग की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो देखिए वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, तो v बराबर होता है n लेम्डा के। तो आपको वेलोसिटी पता है 700, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है और लेम्डा क्या है 0.35। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, ये इधर आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 100, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2000। यानी कि फ्रीक्वेंसी की निकल के क्या आ गई 2000, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारा 2000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
तो ये आपको फार्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, V बराबर एन लेमडा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 46 हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है पूछा है। इन्होंने कहा चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना। तो देखिए चमगादड़ जो है वो सोनार सिस्टम का यूज़ करता है अपने शिकार का पता लगाने के लिए। तो ये सोनार सिस्टम का यूज़ करता है, तो यानी कि ये तो अल्ट्रासाउंड वेव्स का क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने के लिए। तो देखिए जो हमारी सबमरीन होती हैं उसमें हम समुद्र तल की गहराई कैसे पता करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के द्वारा, यानी इसमें भी हम सोनार यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ हो रहा है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोष का निदान करने के लिए अगर हम बीमार हैं और तो डॉक्टर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। यानी कि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ कर रहे हैं। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। तो आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए तो हम लोग रडार यूज़ करते हैं। तो यानी कि रडार में कहीं अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ नहीं हो रहा है, सोनार में यूज़ हो रहा है। तो आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए रडार यूज़ करते हैं। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो देखिए साउंड जो है वो हमारा किस में, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए मीडियम, और तो निर्वात में तो कोई मीडियम होता नहीं है। तो ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात होगा, यानी कि वैक्यूम होगा। और सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है, सॉलिड में, तो डी हो जाएगा। और सबसे कम किस में होती है, गैस में, और किस में होती ही नहीं है तो वो निर्वात में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का तो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होगा, यानी कि वेवलेंथ होगा। तो देखिए इसको बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या होगा आपका, आप खुद बता लोगे। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ सीखिए, इन्होंने पूछा है किस चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैंने सबका बता रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए गामा रेज़ का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा एक्स रे का होता है, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज़ का होता है, उससे ज़्यादा विबग्योर का होता है, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड का होता है, और उससे भी ज़्यादा माइक्रोवेव का होता है, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स का होता है। तो हमें ये पता चल गया वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या, गामा में सबसे कम, रेडियो वेव्स में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए हमने शो किया है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में है। यानी कि गामा रेज़ की सबसे कम, उससे ज़्यादा एक्स रे, उसके ज़्यादा यूवी रेज़, उससे ज़्यादा विबग्योर, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव, उससे ज़्यादा रेडियो वेव। अब अभी हमने बताया था आपको v बराबर होता है एन लेमडा, यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी इसकी सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। अब देखिए वेवलेंथ और एनर्जी में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी घट रहा होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, तो गामा रेज़ की, सबसे कम एनर्जी किसके पास, तो रेडियो वेव्स के पास। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप अब कर पाएंगे, और यहीं से क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ सबसे लंबा होता है। तो देखिए हमारे पास सबसे लंबा किसका है, रेडियो वेव्स का है। तो हमारा आंसर रेडियो वेव्स होगा, सी होगा। अब देखिए यूवी रेज़, गामा रेज़ की तो सबसे कम होती है। अब अगर हमने पढ़ा है कि सबसे लंबा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव्स, तो सबसे कम किसका होगा, गामा रेज़ का होगा, गामा रेज़ का। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इनको हम अब समझ पा रहे हैं अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक सोनरस पदार्थ है, लकड़ी, रबड़, पानी और लोहा। तो देखिए सोनरस पदार्थ कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, डीप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी अच्छी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं।
तो कुछ एग्जांपल की बात करें जैसे कॉपर, ब्रोंज, स्टील, एल्युमिनियम, टिन, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है, सोनरस मटेरियल हैं। तो जो साउंड अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए तो हमारे स्कूलों में जो बेल लगी होती है वो लोहे की लगी होती है, क्योंकि उससे साउंड अच्छा प्रोड्यूस होता है। और फैक्ट्रीज़ में जो बेल लगी होती है वो भी लोहे की लगी होती है। उस पर अगर आप बीट करते हैं तो काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है, काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो सोनरस मटेरियल कहलाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, लोहा जो है वो सोनरस मटेरियल है, सबसे अच्छा सोनरस मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 51, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए, आप ये चीज़ समझिए पहले। तो देखिए, जैसे ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रस्ट, वही क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। और यही ये पूछ रहे हैं, किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी। तो ये देखिए, टू सक्सेसिव क्रस्ट की बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। और ये क्रस्ट जितनी ऊंचाई पर जा रहा है, या ट्रफ ये जितनी इसकी हाइट है, ये क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो देखिए, आपको इसमें एक एम्पलीट्यूड मिलता है, एक वेवलेंथ मिलता है और एक फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो ये तीनों को समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी पूछी है, तो वे तो वेवलेंथ हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, वो आयाम की बात करें, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ क्रस्ट और ट्रफ। जो मैक्सिमम हाइट होती है किसी क्रस्ट या ट्रफ की, वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, यानी कि आयाम कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने मतलब कि एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या कितनी बार वो कंपन कर रहा है, वही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो एक सेकंड में कितना कंपन कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ वो वेवलेंथ कहलाएगा। तो कई चीज़ें हमको सीखने को मिली। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ रहा होगा, तभी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी भी जान गए, एम्पलीट्यूड भी जान गए, फ्रीक्वेंसी भी जान गए, वेवलेंथ भी जान गए, तो 51 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए, तरंगदैर्घ्य को जानने से पहले पहले आप जान लीजिए किसका वेवलेंथ कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसकी स्पीड कम होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए, ये हमारा है प्रिज्म, और इस पर से वाइट लाइट गुजरी, तो वो क्या होता है, स्प्लिट होता है 7 कलर्स में, जिसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। तो देखिए, अब विबग्योर ये हो गया हमारा विबग्योर। तो देखो, ये रेड कलर जो होता है वो लीस्ट स्कैटर होता है, मतलब कि सबसे कम बेंड होता है, सबसे कम बेंड होता है। तो लीस्ट स्कैटर होता है, इसीलिए इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यानी कि यहाँ से इधर आएंगे हम लोग तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, या इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। ये विबग्योर से अगर आप वी से शुरू करेंगे और आर पे आएंगे तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, फिर उससे कम ऑरेंज की, उससे कम येलो की, उससे कम ग्रीन की, उससे कम ब्लू की। तो इस तरह से ऑर्डर चलता है। अब देखिए, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसी की स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, v बराबर n लेमडा हम बता चुके हैं। तो इन्होंने कहा किसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पर रेड तो है नहीं ऑप्शन में, तो अब वो ऑरेंज चेक करते हैं, तो ऑरेंज यानी कि डी। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, ऑरेंज का। अगर सबसे ज़्यादा स्पीड पूछें तो वो भी ऑरेंज की होगी। सबसे कम स्कैटर कौन हुआ है, तो वो भी क्या होगा, ऑरेंज होगा। तो ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा है या किसका कम है, स्पीड किसका ज़्यादा है या कम है, कौन सबसे कम बेंड हो रहा है, तो ये तीनों अगर आप समझ लेंगे। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, तो वायलेट का। सबसे कम स्पीड किसकी होगी, वायलेट की। सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करेगा, वायलेट का। तो इस तरह से अब आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो 52 में क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहे हैं कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, यानी स्पीड कितनी होती है। तो रेडियो तरंग का वेग की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब कि जितना साउंड की स्पीड एयर में होती है उतना वेवलेंथ मतलब कि रेडियो वेव का स्पीड होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वही रेडियो वेव की भी होगी, लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है। तो यानी कि एफएम का जो प्रसारण होता है वो किसके बीच होता है, तो वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एफएम प्रसारण बैंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ की। तो एफएम प्रसारण बैंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच होता है, और रेंज की बात करें अगर हम 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज़ होगी। तो देखिए, ध्वनि की गति अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो सबसे तेज़ सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे कम गैस में होती है, और वैक्यूम में होती ही नहीं है। तो ये पॉइंट निकल के आए सामने। तो इन्होंने पूछा है सबसे तेज़ किस में होती है, तो लोहा हमारा क्या है, सॉलिड है, तो वही आंसर हो जाएगा। निर्वात में शून्य होती है, लिख ही दिया है। वाटर में क्या होती है, लोहे से कम होती है, और वायु में क्या होती है, सबसे कम होती है। अब अगर हम यहाँ पे एक और बात करें कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में कितनी होती है, लिक्विड में कितनी होती है, और गैस में कितनी होती है, तो गैस में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में 0 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड में अगर हम बात करें तो लिक्विड में कितनी होती है, 1493 मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड में कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ये याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि ट्रेवल ही नहीं करेगी, क्योंकि मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। गैस में 332 मीटर पर सेकंड होती है, ये पूछ चुके हैं कई बार। लिक्विड और सॉलिड का नहीं पूछा है, वैसे याद कर लीजिए। लगभग 1500 के पास लिक्विड का होता है और लगभग 5000 के पास सॉलिड का होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और जान लीजिए, कभी कभी जैसे अगर पूछ लेते ना कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पर डिपेंड करती है, तो दो चीज़ों पे, एक तो घनत्व, एक तो प्रत्यास्थता। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है, घनत्व पर और प्रत्यास्थता पर। तो घनत्व यानी कि डेंसिटी पर, और प्रत्यास्थता पर। देखिए, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए सॉलिड में क्या है, उसका जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि घनत्व और प्रत्यास्थता पर डिपेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। तो देखिए, WHO ने क्या माना है कि अगर 80 डेसिबल साउंड है और इससे मतलब 80 डेसिबल से ज़्यादा होने लग रहा है तो वो क्या हो गया, वो फिर अनप्लेजेंट वॉइस माना जाता है, और फिर उसी को हम लोग शोर कहते हैं। तो 80 डेसिबल देखिए, और जो इसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं, डेसिबल में मेज़र करते हैं। मतलब कि लाउडनेस ऑफ द साउंड, वो किस में मेज़र किया जाता है, डेसिबल में। तो ये भी हम लोग जान गए। और कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, 80 डेसिबल। WHO ने कहा कि अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड होगा तो वो अनप्लेजेंट वॉइस होगी, वो हमारे लिए हार्मफुल होगी, और उसको शोर बोला है। अगर हम पूछें कि नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए कितना साउंड होता है, तो वो 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। अगर हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो 30 से 40 डेसिबल का होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहे हैं कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है। तो ये तो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि मैक से हम क्या करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड को मेज़र करते हैं। अब देखिए, अगर मैक नंबर 1 है तो वो क्या कहलाता है, अगर मैक नंबर 1 है तो वो क्या कहलाता है, सबसोनिक कहलाता है। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है, अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या कहलाता है, सुपरसोनिक कहलाता है। अगर मैक नंबर
अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 5 है तो वो हाइपरसोनिक कहलाता है, हाइपरसोनिक। और अगर मैक नंबर लेस देन 1 है तो वो ट्रांसोनिक कहलाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे इन्होंने जो पूछा था कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है, वो मैक नंबर होती है। ये सुपरसोनिक स्पीड या मैक नंबर होता क्या है, जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड हो जाता है, मतलब कि ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा तेज़ अगर कोई चीज़ जा रही होती है तो वो क्या कहलाता है, मैक नंबर कहलाता है। और उसी मैक नंबर पर डिपेंड करता है कौन सबसोनिक होगा, कौन सुपरसोनिक होगा, कौन हाइपरसोनिक होगा और कौन ट्रांसोनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में इन्होंने कहा निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। तो देखिए, अगर हम ऑडिबल साउंड की बात करें तो 50 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारे लिए ऑडिबल होता है। तो यहाँ पे 5 हर्ट्ज तो 20 हर्ट्ज से शुरुआत हुई तो 5 हर्ट्ज नहीं होगा, 50,000 नहीं, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज है, 100 तो ये 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच में आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 लाख भी गलत होगा। तो यहाँ पर 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 59 में इन्होंने कहा है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इनके तारत्व को तय करती है। तारत्व का मतलब समझ रहे हैं, पिच। तो देखिए, आपको एक बात बता दें, अगर बात करें पिच की तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन अगर ये पूछ लें कि लाउडनेस, तो लाउडनेस डिपेंड करती है आपके एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड पर। शेर जो होता है उसका लाउडनेस ज़्यादा होता है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और लड़कियों की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी पिच ज़्यादा होती है, और लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का पिच ज़्यादा होता है। और शेर की दहाड़ की अगर हम बात करें तो उसमें लाउडनेस ज़्यादा होता है। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है और पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इन्होंने कहा ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, यानी पिच को तय करती है, तो वो आवृत्ति होगा, वो फ्रीक्वेंसी होगा। आयाम तो लाउडनेस के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर इको को सुनना है, इको को सुनने के लिए मिनिमम जो है वो 16.6 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट मतलब कि सुनने वाले के बीच और परावर्तन सतह के बीच कम से कम 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो ये लगभग यानी कि 17 मीटर के बराबर की बात कर रहे हैं। तो इको सुनना है अगर आपको तो 17 मीटर की दूरी मिनिमम आपको रखनी ही पड़ेगी। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होगी, ऑप्शन नंबर बी, लगभग 17 मीटर। और अगर कभी इको का समय अंतराल की बात कर लें तो इको का जो समय अंतराल होता है वो 0.1 सेकेंड होता है। तो टाइम पीरियड भी ध्यान रखिए और मिनिमम डिस्टेंस भी ध्यान रखिए। तो इको का जो समय अंतराल होगा वो इको के बीच जो समय अंतराल होता है 0.1 सेकेंड का होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर में आ भी चुका है। 61 में कह रहे हैं दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होगा। तो ये तो मैंने अभी पिछले 2-4 क्वेश्चन पहले बताया है कि 30 से 40 डेसिबल का जो साउंड होता है वो नॉर्मल बातचीत के लिए होता है। तो वार्तालाप के लिए तो 30 और 40, तो 30 यहाँ है तो 30 डेसिबल हमारा करेक्ट हो जाएगा नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो अगर आपको इको सुनना है तो न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होती है। तो यहाँ पे 16.6 मीटर के आसपास ये है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 17.2 मीटर है, 17.2 सेंटीमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है मीटर में यूनिट होती है, तो 17.2 मीटर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है। तो यानी कि ध्वनि किस माध्यम में ट्रेवल नहीं करती है। तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम, और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। इस्पात में क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा, और उससे कम पानी में, और सबसे कम हवा में। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस्पात की बात करें तो उसमें कितनी होती है, तो लगभग 5000 के पास, यानी 5130 मीटर पर सेकेंड। पानी में अगर हम बात करें तो हमने बताया था लगभग 1500 के आसपास, तो 1493 मीटर पर सेकेंड। हवा में अगर बात करें तो 332 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में क्या होगा, शून्य होगा।
तो ये अभी हमने 2-4 क्वेश्चन पहले ये भी बताया था। 5000 लगभग याद करिए, 1500 लगभग याद करिए, 332 याद ही होना चाहिए। तो 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में वो ट्रेवल नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। और इस तरह से हम लोगों का क्या हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बता चुके हैं कि चाल क्या है, माध्यम के गुण पर निर्भर करती है, प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। जिसकी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये 2 चैप्टर आज हम लोग ने कंप्लीट किया। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग हीट चैप्टर से शुरू करेंगे और 2 चैप्टर देखेंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।